अगर आप ये वीडियो रात में सुन रहे हैं तो हेडफोन जरूर लगाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो फिर चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है 3 दोस्तों की, सुनील, विक्रम और राघव। सुनील डरपोक था लेकिन जिज्ञासु। विक्रम लॉजिक और साइंस में विश्वास रखता था और राघव वो था जिसे एडवेंचर के नाम पर कहीं भी ले जाया जा सकता था। पुरानी हवेली की चुनौती। एक शनिवार की रात तीनों शहर के किनारे बनी रायचंद हवेली के बाहर खड़े थे। राघव ने शर्त लगाई थी कि जो कोई हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में रखे पुराने दिए को जलाकर वापस आएगा, उसे बाकी दोनों पार्टी देंगे। विक्रम: भूत वूत कुछ नहीं होता यार, बस ये पुरानी दीवारें और हवा की आवाजें हैं। सुनील: भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा, वापस चलते हैं ना। राघव: डर मत सुनील, हम साथ हैं। हवेली के अंदर जैसे ही वे अंदर घुसे, भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। चारों तरफ धूल की चादर बिछी थी। सुनील ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी बार बार झपक मार रही थी। अचानक सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई, पायल की छन छन। विक्रम हंसा। देखा, पुरानी बिल्डिंग में चूहे भी कितने शोर मचाते हैं। लेकिन उसकी हंसी तब रुक गई जब उसने देखा कि धूल भरी सीढ़ियों पर ताजा पैरों के निशान बन रही थे, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। रूह कंपकपा देने वाला मंजर। वे भागकर ऊपर के कमरे में पहुंचे। वहां मेज पर सच में एक पुराना पीतल का दिया रखा था। राघव ने जैसे ही उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उनकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। तभी कोने से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, इसे यहीं रहने दो। तीनों के पैर जम गए। उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक साया खड़ा था, जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। सुनील चीखते हुए, भागो! विक्रम का सारा लॉजिक धरा का धरा रह गया। वे पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागे। दरवाजा जाम हो चुका था। राघव ने पूरी ताकत से कंधे से धक्का मारा और दरवाजा खुलते ही तीनों सीधे बाहर सड़क पर जाकर गिरे। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की पर वही साया खड़ा उन्हें देख रहा था। अगले दिन की सुबह तीनों एक चाय की दुकान पर बैठे थे। सन्नाटा पसरा था। विक्रम: शायद वो हवा का दबाव था। राघव: दबाव नहीं था भाई, वो चेतावनी थी। सुनील: जो भी था, आज के बाद मैं किसी शर्त का हिस्सा नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चाय की दुकान से उठकर तीनों अपने अपने घर तो चले गए, लेकिन सन्नाटा उनके साथ था। विक्रम, जो खुद को सबसे बड़ा तार्किक यानी लॉजिकल मानता था, उसे लग रहा था कि उसने जो देखा वो बस एक सामूहिक मतिभ्रम यानी मास हेलुसिनेशन था। रात के 1:15 बजे विक्रम सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे अपने कमरे में तापमान गिरता हुआ महसूस हुआ। उसकी खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। उसने झुंझलाकर टॉर्च जलाई। सुनील, राघव, अगर तुम लोग मुझे डराने आए हो तो ये मजाक बंद करो। तभी उसके कमरे के कोने से वही भारी गूंजती हुई आवाज आई, सत्य तर्क से बड़ा होता है विक्रम। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उसकी मेज पर जहां उसकी साइंस की किताबें रखी थीं, वहां वही पुराना पीतल का दिया रखा था जिसे वे हवेली में छोड़ आए थे। दिया अपने आप जल उठा, लेकिन उसकी लौ नीले रंग की थी। सुनील की दहशत। उधर सुनील अपने कमरे में चादर ओढ़कर दुबका हुआ था। अचानक उसे अपने बिस्तर के नीचे पायल की छन छन सुनाई दी। वही आवाज जो उन्होंने हवेली की सीढ़ियों पर सुनी थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर को धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर धकेल रहा है। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और ग्रुप चैट पर मैसेज किया, सुनील, वो मेरे कमरे में है, मुझे पायल की आवाज आ रही है, बचाओ। तभी उसके फोन की स्क्रीन धुंधली हो गई और उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में टाइप होने लगा, शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। राघव का गायब होना। विक्रम और सुनील डरे सहमे एक दूसरे को कॉल करने लगे, लेकिन राघव का फोन बंद आ रहा था। घबराकर दोनों राघव के घर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। अंदर का नजारा देख उनकी रूह कांप गई। पूरे घर की दीवारों पर कोयले से वापस आओ लिखा था। राघव अपने बिस्तर पर नहीं था। कमरे के बीचों बीच धूल भरी जमीन पर ताजा पैरों के निशान थे, जो सीधे दीवार के अंदर जा रहे थे। तभी राघव के फोन से सुनील को एक वीडियो कॉल आया। जैसे ही सुनील ने फोन उठाया, स्क्रीन पर अंधेरा था।
फिर धीरे से कैमरा घूमा और उन्होंने देखा राघव उसी पुरानी हवेली के उसी ऊपरी कमरे में बैठा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो बिना पलक झपकाए पीतल के दिए को घूर रहा था। अंतिम चुनौती, विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, उसे अकेले नहीं छोड़ सकते, उसे वापस लाना होगा। सुनील रोने लगा, लेकिन वो हमें मार डालेगा। विक्रम ने दिए की नीली लौ की ओर देखा जो अब उसके हाथ में आ चुका था। शर्त दिया जलाने की नहीं थी। रात के 2 बज रहे थे। काली पहाड़ी पर स्थित रायचंद हवेली किसी आदमखोर राक्षस की तरह मुंह बाए खड़ी थी। विक्रम और सुनील गेट पर पहुंचे। सुनील के हाथ कांप रहे थे, लेकिन राघव को बचाने का जुनून डर पर भारी था। हवेली के भीतर दोबारा प्रवेश। जैसे ही उन्होंने चौखट पार की, हवा का एक बर्फीला झोंका उनसे टकराया। इस बार हवेली शांत नहीं थी। दीवारों के अंदर से रोने और फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। विक्रम, सुनील, याद रखना, जो भी दिखे उस पर विश्वास मत करना, ये सब दिमाग का खेल है। ये दिमाग नहीं, रूह का खेल है विक्रम। अचानक सीढ़ियों पर बिखरी धूल उड़ने लगी और एक बवंडर सा बन गया। धूल के उस गुबार में से वही साया निकला जिसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। वो साया जमीन से 6 इंच ऊपर तैर रहा था। कमरे का खौफनाक मंजर। वे भागते हुए ऊपरी कमरे में पहुंचे। जो उन्होंने देखा उसने उनके खून को जमा दिया। राघव कमरे के बीचों बीच हवा में लटका हुआ था। उसके गले में कोई रस्सी नहीं थी, फिर भी वो छटपटा रहा था। उसके ठीक नीचे वही नीली लौ वाला दिया जल रहा था। साया कमरे के कोने में खड़ा होकर अट्टहास कर रहा था। एक रूह, बस एक रूह चाहिए इस दिए की प्यास बुझाने के लिए। तुम 3 आए थे, एक यहीं रह जाएगा। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, लॉजिक कहता है कि हर ऊर्जा का एक स्रोत होता है। इस साए की ताकत ये दिया है। बलिदान और संघर्ष। विक्रम दिए की ओर झपटा, लेकिन साए ने एक झटके में उसे दीवार से दे मारा। सुनील, जो अब तक डर से कांप रहा था, उसने देखा कि राघव की सांसें थम रही थीं। अचानक सुनील के अंदर न जाने कहां से हिम्मत आई। उसने जेब से गंगा जल की एक छोटी बोतल निकाली जो उसकी मां ने उसे हमेशा पास रखने को दी थी, और उसे दिए पर छिड़कने के बजाय सीधे उस साए की आंखों की ओर फेंक दिया। जैसे ही पवित्र जल साए से टकराया, एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। कमरा हिलने लगा, पत्थर गिरने लगे। सुनील, विक्रम, दिया बुझाओ अभी। विक्रम ने चोटिल होने के बावजूद घिसटते हुए दिए को पकड़ा, लेकिन वो दिया इतना गर्म था कि विक्रम की हथेली की खाल जलने लगी। उसने परवाह नहीं की और अपनी पूरी ताकत से दिए पर फूंक मारी। सन्नाटा और सुबह। जैसे ही नीली लौ बुझी, एक जोरदार धमाका हुआ। साया धुएं में बदल गया और राघव धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। पूरी हवेली एक बार फिर ठंडी और बेजान हो गई। तीनों लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने हवेली की सीमा लांघी, सूरज की पहली किरण ने पहाड़ी को छुआ। अगले दिन तीनों शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। राघव होश में तो था, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। विक्रम अपने पट्टी बंधे हाथ को देखते हुए, विज्ञान इसे नहीं समझा सकता। सुनील, मैंने कहा था ना, कुछ चीजें छेड़ने के लिए नहीं होती। राघव ने धीरे से अपनी शर्ट का कॉलर नीचे किया। उसके गले पर काले हाथ के निशान छपे थे और उसकी हथेली पर कोयले से एक छोटा सा दिया बना हुआ था जो अब भी हल्का चमक रहा था। हवेली शांत थी, लेकिन शर्त अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वो निशान एक वादा था कि वे जहां भी जाएं, हवेली उनके अंदर जिंदा रहेगी। कहानी का ये मोड़ काफी रोमांचक है। राघव के शरीर पर बना वो निशान महज एक जख्म नहीं, बल्कि एक जीवित अभिशाप की तरह व्यवहार कर सकता है। यहाँ राघव के उस रहस्यमय निशान पर एक गहरा और चौंकाने वाला ट्विस्ट है। नया मोड़, रूह का ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन ऑफ द सोल। शहर लौटते समय कार में सन्नाटा था, लेकिन अचानक राघव की हथेली पर बना वो कोयले वाला दिया नीली रोशनी से धधकने लगा। विक्रम और सुनील ने घबराकर राघव को देखा, लेकिन राघव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। विक्रम ने राघव का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन झटके से पीछे हट गया। राघव की त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी, मगर उस निशान से निकलने वाली गर्मी कार के शीशों को धुंधला कर रही थी।
राघव ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, वहां सिर्फ वही नीली लौ नाच रही थी। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि उस साये की भारी और गूंजती हुई आवाज थी। दिया बुझाने से प्यास नहीं बुझती विक्रम, उसे बस एक नया पात्र मिल गया है। सुनील को एहसास हुआ कि कल रात हवेली में जो हुआ वो कोई जीत नहीं थी, वो दिया दरअसल एक जेल था। जब विक्रम ने उसे बुझाया तो उसने साये को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे आजाद कर दिया। साये को एक रूह चाहिए थी, और राघव के गले पर पड़ा वो काले हाथ का निशान हस्ताक्षर था, एक सौदा जो पूरा हो चुका था। जैसे ही वे शहर की सीमा में दाखिल हुए, सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बुझने लगी। राघव की हथेली का निशान अब धीरे धीरे उसकी कलाई से ऊपर चढ़कर उसके दिल की ओर बढ़ रहा था। ट्विस्ट, वो निशान कोई टैटू नहीं था, बल्कि एक उल्टी गिनती थी। जैसे ही वो निशान राघव के दिल तक पहुंचेगा, वो पूरी तरह से हवेली के उस साये के वश में हो जाएगा। चौंकाने वाला खुलासा। विक्रम ने गौर किया कि उसके अपने हाथ की पट्टी से खून रिस रहा था, और पट्टी के नीचे वही काला निशान उभर रहा था। हवेली ने सिर्फ एक को नहीं चुना था, जिसने दिए को छुआ और जिसने गंगाजल फेंका, वे दोनों भी अब उस खेल का हिस्सा थे। निष्कर्ष, हवेली का साया अब रायचंद हवेली में कैद नहीं था, वो विक्रम, सुनील और राघव के रूप में शहर में प्रवेश कर चुका था। ये कहानी अब एक मनोवैज्ञानिक डरावने मोड़ पर पहुंच गई है। पेश है कहानी का अगला भाग। शहर की भीड़-भाड़ और शोर शराबे के बीच तीनों को लगा था कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन रायचंद हवेली उनके साथ ही शहर आ चुकी थी। राघव का बर्ताव पूरी तरह बदल चुका था। वो घंटों तक अंधेरे कमरे में दीवार को एकटक देखता रहता और अपनी हथेली के उस चमकते दिए को सहलाता। पुराने ग्रंथ की तलाश। विक्रम का हाथ जिससे उसने दिया बुझाया था अब काला पड़ने लगा था। उसे समझ आ गया कि विज्ञान के पास इसका कोई इलाज नहीं है। उसने अपने दादाजी की पुरानी डायरियों को खंगालना शुरू किया, जो कभी पुरातत्व विभाग में थे। तभी उसे एक धुंधला सा पन्ना मिला जिस पर रायचंद हवेली का जिक्र था। नीली लौ का दिया कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक आत्मा पात्र है। इसे बुझाने वाला व्यक्ति उस आत्मा का नया रक्षक यानी होस्ट बन जाता है। इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका शून्य का आह्वान है। रात के ठीक 2 बजे सुनील की नींद टूटी। उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। वो कोई साया नहीं, बल्कि राघव था। सुनील, राघव, तुम यहां क्या कर रहे हो? राघव एक अजनबी आवाज में। सुनील, प्यास लगी है। वो गंगाजल बहुत कड़वा था। राघव के गले के काले निशान अब सांप की तरह रेंग रहे थे। जैसे ही सुनील पीछे हटा, उसने देखा कि राघव की परछाई दीवार पर नहीं थी। दीवार पर परछाई उस हवेली वाले साये की थी जिसके हाथ में वही जलता हुआ नीला दिया था। अंतिम संघर्ष की ओर, शून्य का आह्वान। विक्रम अपनी खोज के साथ सुनील के कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि राघव सुनील का गला घोंटने ही वाला था। विक्रम ने चिल्लाकर दादाजी की डायरी से वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। अग्नि से जो जन्मा वो राख में मिल जाए, रूह का ये बंधन अब शून्य हो जाए। जैसे ही विक्रम ने ये शब्द कहे, राघव के हाथ का निशान तेजी से जलने लगा। पूरे कमरे में वही बर्फीली हवा चलने लगी। लेकिन ट्विस्ट ये था कि मंत्र पूरा करने के लिए विक्रम को उसी हाथ से राघव को छूना था जो काला पड़ चुका था। विक्रम का बलिदान। विक्रम ने बिना डरे अपना झुलसा हुआ हाथ राघव के दिल पर बने उस निशान पर रख दिया। एक जोरदार बिजली कड़की और कमरे के सारे शीशे चकनाचूर हो गए। सन्नाटा और नया रहस्य। जब धूल जमी तो राघव जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके गले और हथेली के निशान गायब थे। सुनील की जान बच गई थी। विक्रम हाफते हुए पीछे हटा। उसने अपनी पट्टी खोली। उसकी हथेली अब काली नहीं थी, लेकिन वहां एक गहरा छेद हो गया था, जैसे किसी ने उसे भीतर तक जला दिया हो। अगली सुबह जब वे तीनों शहर छोड़कर दूर जा रहे थे, राघव को पिछली रात का कुछ याद नहीं था। वो सामान्य दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वे एक सुरंग से गुजरे, राघव ने खिड़की के बाहर देखा और मुस्कुराया। अंतिम ट्विस्ट, राघव के हाथ का निशान तो मिट गया था, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां अब भी नीली थीं। कार के पीछे वाले शीशे यानी रियर व्यू मिरर में विक्रम ने देखा कि पीछे की सीट पर राघव अकेला नहीं बैठा था। उसके बगल में वो साया बैठा था जिसने अपना हाथ विक्रम के कंधे पर रखा हुआ था। अभिशाप खत्म नहीं हुआ था, वो बस अदृश्य हो गया था। कहानी का ये अंतिम अध्याय उन तीनों को वहीं ले जाता है जहां से सब शुरू हुआ था।
अब ये लड़ाई सिर्फ बचने की नहीं, बल्कि उस रूह को जड़ से मिटाने की थी। विक्रम समझ गया था कि साया अब उनके साथ शहर आ चुका है। राघव की आंखों में चमकती हो नीली लौ इस बात का सबूत थी कि हवेली ने उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि अपना हिस्सा बना लिया है। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, यह जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म होगा। हमें वापस रायचंद हवेली जाना होगा, लेकिन इस बार भागने के लिए नहीं, बल्कि उसे खत्म करने के लिए। आधी रात को तीनों दोबारा उसी काली पहाड़ी पर पहुंचे। हवेली इस बार पहले से कहीं अधिक खौफनाक लग रही थी। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और भारी जंजीरों से जकड़ गया। विक्रम ने दादाजी की डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा। साय का दिल हवेली की नींव में छिपा है, जहां अतृप्त अग्नि जलती है। वे हवेली के सबसे निचले हिस्से तहखाने की ओर बढ़े। वहां का तापमान इतना कम था कि उनकी सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी कब्रनुमा वेदी थी, जिसके चारों ओर वही नीली लौ बिना किसी दिए के जल रही थी। वो भयानक सत्य। जैसे ही वे करीब पहुंचे, राघव अचानक हवा में उठ गया। उसकी आंखों से नीली रोशनी फूटने लगी। साई की आवाज पूरी हवेली में गूंजी, तुम खुद चलकर बलि देने आए हो। इस वेदी को रक्त नहीं, संस्मरण यानी मेमोरीज चाहिए। जो अपनी यादें यहां छोड़ देगा, वही इस रूह को मुक्त कर पाएगा। विक्रम को समझ आ गया, साई की ताकत वो दिया नहीं, बल्कि इस हवेली से जुड़ी नफरत और पुरानी यादें थीं। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, सुनील, हमें अपनी पूरी इच्छा शक्ति से ये सोचना होगा कि ये हवेली कभी थी ही नहीं। हमें अपनी यादों से इसका वजूद मिटाना होगा। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस वेदी के चारों ओर घेरा बना लिया। साई ने उन पर हमला किया। विक्रम के जख्मों से काला खून बहने लगा। सुनील को मतिभ्रम होने लगे, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। विक्रम ने अपनी जेब से वही पुरानी डायरी निकाली और उसे उस नीली लौ में फेंक दिया। मैं रायचंद वंश के इस आखिरी सच को शून्य करता हूं। जैसे ही डायरी चली, एक भयावह चीख गूंजी। वो साया जो अब तक विशालकाय लग रहा था, सिकुड़ने लगा। राघव जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस बार वो होश में था। वेदी फटने लगी और पूरी हवेली भूकंप की तरह कांपने लगी। धमाका इतना तेज था कि तीनों बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो सूरज की तेज रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। नजारा बदल चुका था। जहां रायचंद हवेली खड़ी थी, वहां अब सिर्फ मलबे का ढेर और पुराने सूखे पेड़ थे। वो भारीपन, वो डर, वो बर्फीली हवा, सब गायब हो चुका था। राघव अपनी हथेली देखते हुए, निशान, वो चला गया। सुनील, क्या ये वाकई खत्म हो गया? विक्रम अपने हाथ के निशान को देखते हुए, जो अब एक साधारण जले हुए दाग जैसा था। हाँ, क्योंकि अब इस हवेली को याद रखने वाला कोई नहीं बचा। हमने उसे अपनी यादों से आजाद कर दिया। तीनों पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। राघव अब मुस्कुरा रहा था, सुनील हल्का महसूस कर रहा था। तभी विक्रम की नजर मलबे में पड़े एक छोटे से पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर बिल्कुल उस दिए की शक्ल का था। विक्रम ने उसे वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वे कार में बैठे और पीछे मुड़कर देखा, मलबे के उस ढेर के बीच एक छोटी सी नीली चिंगारी उठी और हवा में विलीन हो गई। हवेली खत्म हो चुकी थी, लेकिन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। वो बस अपना रूप बदल लेती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही कहानी मैं लाता रहूंगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए फिर चलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं अगली कहानी में।